आज हम डिफ्रैक्शन का एक अलग केस लेंगे जिसमें कि डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वृत्ताकार द्वारक रखा हुआ हो किसी भी सोर्स के सामने तो वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह का बनेगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वृत्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन या डिफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर। मान लिया ए बी एक छोटा सा वृत्ताकार द्वारक या सूचित छिद्र है। द्वारक का केंद्र O तथा इसकी त्रिज्या R है। द्वारक के समानांतर हमने एक पर्दा XY रखा है जिसकी द्वारक से दूरी B है। द्वारक से A दूरी पर हमने कोई एक सोर्स रखा है जिससे W1 और W2 कोई भी स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो इसके ऊपर आपतित हो रहा है। एसओ की दिशा में अर्थात अक्षीय रेखा पर पर्दे की जो एक बिंदु स्थित है उस P बिंदु पे हम इसकी इंटेंसिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी जब वेव फ्रंट W और W2 किसी भी वृत्ताकार द्वारक पे गिरता है तो P जो बिंदु है इस पे किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये इसके अक्ष पे स्थित है SOP जो पॉइंट है अक्ष पे स्थित है इसलिए हम अक्षीय बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे या इंटेंसिटी एट एन एक्शियल पॉइंट पे निकालेंगे। बिंदु P पे तीव्रता ज्ञात करने के लिए P को केंद्र मानकर B प्लस λ/2 B प्लस 2 λ/2 त्रिज्याएँ लेकर W1 और W2 को अर्धकालिक मंडलों में विभाजित कर लेते हैं, हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करते हैं। द्वारक से पार होने वाली मंडलों की संख्या जो B है, हमारा B क्या चीज़ है, जो हमारे पास द्वारक है उसके और पर्दे के बीच हमें पता है कि जो रेडियस होता है दैट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ B। तो जैसे जैसे मैं B का मान बदलूंगी इसका मतलब क्या है कि जो हमने द्वारक और पर्दे के बीच में अगर हम दूरी बदलेंगे तो इफेक्टिव रेडियस है वो चेंज होती जाएगी और इफेक्टिव रेडियस चेंज होगी तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स उसके अंदर से चेंज होते जाएंगे। तो द्वारक से पार होने वाले मंडलों की संख्या B पर निर्भर करती है। अगर B बढ़ेगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बढ़ेंगे, अगर B की वैल्यू कम होगी तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जो पास होंगे इस द्वारक से उनकी संख्या कम हो जाएगी। अब यदि B दूरी इतनी है कि द्वारक से एक अर्धकालिक मंडल ही आ सकता है तो हम कह सकते हैं कि P पर आयाम कितना होगा R1, क्योंकि फर्स्ट का मैंने R1 माना, सेकंड का R2, थर्ड का R3, इस तरह से हम कहेंगे। अगर एक ही हाफ पीरियड जोन पास हो रहा है तो आयाम जो होगा P बिंदु पर वो R1 के बराबर होगा और तीव्रता हो जाएगी R1 स्क्वायर के कारण। जबकि हम जानते हैं कि अगर पूरा संपूर्ण तरंगाग्र खुला हो तो हमारे पास तीव्रता होती है R1 स्क्वायर बाई 4। अतः B के इस मान के लिए बिंदु पर उच्चिष्ट या मैक्सिमा बनेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी इंटेंसिटी पैटर्न की, जो सेंटर होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा। अब यदि B को कम करके अक्ष पर कोई अन्य बिंदु ले गया है और जिसके सापेक्ष द्वारक में से दो अर्धकालिक मंडल पार हो रहे हों तो बिंदु का आयाम R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0 और तीव्रता I इज इक्वल टू 0 होगी। इस बिंदु को हम निम्निष्ट या मिनिमा कहेंगे। इसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि P बिंदु के सापेक्ष जो हमारे पास द्वारक है या अपर्चर है, सर्कुलर अपर्चर, इसमें मंडलों की संख्या अगर विषम है तो P बिंदु हमेशा उच्चिष्ट या मैक्सिमा होगा और अगर ये द्वारक में मंडलों की संख्या सम हो तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो P बिंदु है वो निम्निष्ट होता है। और हम ये कह सकते हैं कि यदि पर्दा XY अगर मैं आगे पीछे करूं दैट मीन्स इस B की वैल्यू बदलूं तो हम ये कह सकते हैं कि यदि पर्दा XY क्रमशः द्वारक की ओर लाया जाए तो अक्षीय बिंदु एकांतर रूप में प्रदीप्त और अदीप्त दिखाई देगा। अब हम इसकी करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। उस डायग्राम के हिसाब से डायग्राम है, ये डायग्राम जो है आपका, इस डायग्राम में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो S है, S आपका एक कोई भी सोर्स है, इस डायग्राम से S सोर्स है, AB द्वारक है, ये R रेडियस है इसके इंडिविजुअल, S और O के बीच का डिस्टेंस A है और O और P के बीच का डिस्टेंस B है। तो अब हम ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहाँ से। अब हम गणितीय विवेचना में हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं हम। S सोर्स है, AB कोई भी वृत्ताकार द्वारक है जिसका रेडियस R है जो कि हमने स्मॉल r से शो किया है।
एस और ओ के बीच का डिस्टेंस ए है, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल बी है। तो इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि हमारे लास्ट पेज पे थी, जिसको हम देख सकते हैं कि लास्ट पेज पे इक्वेशन क्या है हमारी, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी ए इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं पी ए स्क्वायर थी तो पी ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू हाफ हो गई ये इक्वेशन में। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से पी ए की वैल्यू लगाएं और यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करें। इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो पी ए हो जाएगी बी इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि b इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। जो ये हमारे पास द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी है, ये सर्कुलर अपर्चर की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे बाइनोमियल प्रमेय काम में लेके इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पी ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एस ए की। एस ए की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ए प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो बी था पहले बेस, इधर एस ओ डिस्टेंस ए है, इसलिए बी की जगह सिर्फ ए से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास पी ए की वैल्यू आ गई, एस ए की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों की इसकी, अतः एस ए पी और एस ए पी और एस ओ पी के बीच में जो पी पर पहुंचने वाली तरंगें हैं, इनके बीच जो पथांतर है वो वैल्यू निकालते हैं हम, और ये पथांतर हो जाएगा, क्या हुआ डायग्राम से देखें अगर हम, एस ए प्लस ए पी माइनस एस ओ प्लस ओ पी के बराबर होगा। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है। एस ए स्मॉल ए पी की अभी हमने वैल्यू निकाली है ऊपर, ये हो जाएगा आपके पास बी प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2b। सिमिलरली एस ओ की वैल्यू हमें पता है, एस ओ है स्मॉल ए, ये वैल्यू रख देंगे, प्लस ओ पी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो ये हो जाएगी बी। तो एस ए और ए पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। एस ओ और ओ बी हमने पहले से माना है कि एस ओ ए है और ओ बी बी है। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रख के इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पथांतर का मान आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी के बराबर, जिसको समीकरण 3 से दिखाया है हमने। अब यदि पर्दे की दूरी इतनी है कि द्वारक पर n अर्धकालिक मंडल बनाए जा सकें, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये किसके बराबर होना चाहिए, आर स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। अब n की वैल्यू अगर हमारे पास सम होगी तो हमारे पास जो भी होगा हमेशा अदीप्त बिंदु होगा, और m की संख्या जब भी n विषम होगा तो हमारे को हमेशा मैक्सिमम मिलेगा, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये n की वैल्यू जो है इस पर डिपेंड करेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो फाइनल इक्वेशन 4 आ गई, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। अतः बिंदु P प्रदीप्त होगा यदि n विषम संख्या है, और P बिंदु अदीप्त होगा जबकि हमारी n जो है वो सम संख्या का है। अब चूँकि समीकरण 4 में ए आर और लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि n की संख्या केवल b पर निर्भर करती है। जैसे जैसे पर्दा द्वारक की ओर लाया जाता है b का मान घटता है और n का मान बढ़ता है, एवं p एकांतर रूप में हमें प्रदीप्त और अदीप्त दिखाई देता है। अब हम ये थ्योरेटिकली ये मान लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारा सोर्स जो है वो अनंत पे स्थित है, तो हम क्या करेंगे, ए को इन्फिनिटी रखेंगे इक्वेशन 4 में, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन बी इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन आर एन स्क्वायर। तो अगर हमें इस कहीं ऐसा दे रखा है किसी न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में कि हमारा जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे रखा है या हमारे पास पैरेलल लाइट आ रही है, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, वहाँ ए को इन्फिनिटी रख देंगे और यहाँ से कंडीशंस निकाल लेंगे हम मैक्सिमा और मिनिमा की। अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने जो इंटेंसिटी निकाली थी मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ बनेंगे, वो एक ऐसा पॉइंट था जो अक्ष पे स्थित था जिसको कि मैंने पी कहा था। अब हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं एक ऐसे बिंदु पे जो कि नॉन एक्सियल पॉइंट है, इस एसओपी अक्ष पे प्रेजेंट नहीं है, और जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है ये कोई पॉइंट पी डैश है जो कि पी से अत्यंत अल्प दूरी एक्स पर स्थित है। इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है पी डैश पे, और ओ से पी की दूरी कितनी है आपकी, ओ से पी की दूरी डिस्टेंस बी है। अब हम ये मान लेते हैं तरंगाग्र द्वारक पर आपतित है, अतः ए तथा बी बिंदुओं से पी डैश पे पहुंचने में जो है वो कितनी हो जाएगा इसका पाथ डिफरेंस। डायग्राम की ज्योमेट्री से देख रहे हैं हम, पाथ डिफरेंस हो गया बी पी डैश माइनस ए पी डैश,
अब बी पी डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है इसका बेस तो हमने बी मान रखा है डिस्टेंस डायग्राम से। अब हमें ये डिस्टेंस जो साइड वाला निकालना है वो कितना हो गया, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है पी पी डैश और नीचे वाला डिस्टेंस है ये आर रेडियस है इसकी स्फेरिकल जो हमने सर्कुलर अपर्चर लिए इसकी रेडियस है। तो ये डिस्टेंस टोटल हो गया x प्लस आर। तो इक्वेशन हो गई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस सिमिलरली दूसरा डिस्टेंस ए पी डैश निकालने के लिए बेस तो वही है वापस इसका b, लेकिन डिस्टेंस जो है ये वाला ये हो जाएगा x माइनस आर के बराबर। तो इक्वेशन हो गई माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। फिर हम ये कहेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दूरी r और x जो है वो b की तुलना में नगण्य है, इसलिए हम यहाँ पे बाइनोमियल प्रमेय काम में लेंगे। बाइनोमियल प्रमेय काम में लेने पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी b प्लस एक्स प्लस आर होल स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी पथांतर का मान b प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b माइनस b माइनस एक्स माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2b। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पथांतर की वैल्यू आ गई 2rx अपॉन b। अब अदीप्त और प्रदीप्त कहाँ कहाँ पे फ्रिंजेस बनेगी उसके लिए हमें पता है कि जब भी यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पीरियड जोन्स होंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, अदीप्त बिंदु होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को, जैसे कि हमने देखा अगर 2 हैं तो r हो जाता है r1 माइनस r2, 1 है तो r हो जाता है सिर्फ r1, इसी तरह 3 है तो r1 माइनस r2 प्लस r3 तो 1 रह जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो कैसे बदलती है कि अगर बिंदु p डैश अदीप्त होगा यदि पथांतर लैम्डा बाई 2 का समगुणक होगा। तो कंडीशन हो गई 2rx अपॉन बी इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2। इसी तरह हम ये कहेंगे कि अगर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक हुआ हमारा ये पथांतर मीन्स कि 2rx अपॉन बी 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, तो हमेशा हमें प्रदीप्त वलय प्राप्त होगा। यहाँ इन दोनों फॉर्मूले से जो कि यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से दिखाए गए हैं, यहाँ से हम xn की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और xn हो जाएगी हमारे पास n कोटि की अदीप्त वलय की त्रिज्या, जिसको कि इक्वेशन 4 से लिखा है हमने। और इसी तरह से xn की वैल्यू अगर हम निकालें तो जो इक्वेशन लास्ट में लिखी हुई है xn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू बी लैम्डा अपॉन 4r, ये हमारे पास हो जाएगी किसी भी प्रदीप्त nth प्रदीप्त वलय की त्रिज्या के बराबर होगा।